हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जिसको ज्वाइन किया तो हो जाएगा डेफिनेट सक्सेस लाइफ में भी और हर एक एग्जाम में, भले ही वो कॉम्पिटिटिव हो, वो एकेडमिक्स का हो या कहीं पे भी किसी भी तरीके का एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे ध्यान नहीं दिया जाता, सारे फैक्टर्स पे जो भी एकेडमिक से रिलेटेड होंगे या आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड होंगे, वो सारे फैक्टर्स पे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो मेरे धुरंधर जो 8th क्लास में थे वो जंप करके आ गए हैं 9th क्लास में और सोशल स्टडीज के ये समुंदर में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे ज्ञान का पिटारा खुलने वाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ ज्ञान का पिटारा तो खुल गया है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, वो समाप्त हो गया है, जिसमें हम लोगों ने DPP1, DPP2, NCERT सॉल्यूशन ये तो सब कर लिया। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और तैयारी करनी है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ठीक है भाई, तो नॉलेज बूस्टर्स के लिए मैं विजय ठाकरे, मेंटर ऑफ SST लेके आया हूं आपके लिए आज प्रैक्टिस क्वेश्चन। और हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आंसर जो है वो फटाफट आ जाने लगेंगे। भाई हमारे आंसर जो है क्विक विटेड आंसर्स होते हैं। ठीक है, चलिए भाई तो बढ़ते हैं सफरनामा में आगे की तरफ और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, आफ्टर दैट वी आर गिविंग द आंसर्स। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। बोलता है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा होनी चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बेसिस पे। बट क्या सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन काफी होगा दोस्तों? नहीं, यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ में यहां पे होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट होनी चाहिए दोस्तों यहां पे अकाउंटेबिलिटी। और यहां पे जितने भी लोग हैं वो होने चाहिए लायबल। ठीक है, ये सब किसके लिए होने चाहिए? वहां के पीपल्स के लिए, या तो होने चाहिए वहां के सिटीजन्स के लिए। अगर ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी उसको हम लोग बेस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं कह सकते दोस्तों, है ना भाई। चलिए तो कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम लोग को क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ विनिंग। उनको क्या यहाँ पे फेयर चांस मिलना चाहिए विनिंग का। हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, उनको लूज करने का भी यहाँ पे फेयर चांस दिखना चाहिए। कैनॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर सीट्स, उनको किसी भी तरीके से उनकी सीट से नहीं हटाया जा सकता, या नन ऑफ द अबव। भाई यहाँ पे ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन दोस्तों। हैव अ फेयर चांस ऑफ विनिंग, यहाँ पे जीतने का पूरा मौका मिलना चाहिए, बट यहाँ पे उनको डर होना चाहिए कि वो हार भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, उसमें जो ऑप्शन समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है दोस्तों। हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, उनको पता होना चाहिए कि वो सीट पे परमानेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? हम लोग को ये पता है हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। पता होना चाहिए उनको कि अगर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ करी तो ये सीट जो है हमारे हाथ से दोस्तों यहाँ पे निकल जाएगी, या हमें ये सीट दोबारा नहीं मिल पाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आएंगे। बोलता है इन सऊदी अरेबिया, भैया सऊदी अरेबिया की हम लोग बात करें, अरब नेशंस की हम लोग बात करें, तो बोलता है मैन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। वहां पे मैन के पास राइट टू वोट नहीं था। दूसरा बोलता है वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, वुमेन के पास कोई भी राइट टू वोट नहीं था। तीसरा बोलता है बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट टू वोट, और चौथा बोलता है बोथ मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। तो हम लोगों ने सऊदी अरेबिया में देखा कि 2015 के बाद में जाके कहीं ना कहीं वोटिंग राइट यहाँ पे मिल पाता है, और उसके पहले किसी भी तरीके से वुमेन्स को कोई भी राइट टू वोट जो है वहाँ पे नहीं दिया जाता। कहाँ की बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पे सऊदी अरेबिया की बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हमारा आंसर होगा, है ना भाई। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? बोलता है एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल्स बिलोंगिंग टू, यहाँ पे एस्टोनिया में सिटीजनशिप का कुछ इस तरीके से इन लोगों ने सिस्टम बनाया, यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है। बोलता है अफ्रीकन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, अफ्रीकन माइनॉरिटी को यहाँ पे किसी भी तरीके से राइट टू वोट नहीं मिलने वाला, पहली बात। अमेरिकन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, अब यहाँ पे अमेरिकन माइनॉरिटी की बात हो रही है कि यहाँ पे वो डिफिकल्टी फेस करेंगे राइट टू वोट के लिए। या रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट देयर राइट टू वोट, या ऑल ऑफ द अबाउ। यहाँ पे हमें याद रखना है एस्टोनिया में जितने भी रशियंस थे उन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनको यहाँ पे राइट टू वोट नहीं मिलता था, मतलब कि यहाँ पे वो वोट नहीं दे पाते थे। तो ये बात किसके लिए हो रही है दोस्तों? रशियंस के लिए हो रही है, ठीक है। किसके लिए हो रही है दोस्तों? यहाँ पे रशियन के लिए हो रही है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है यहाँ पे? बोलता है इन Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of, यहाँ पे बोला गया था कि फिजी अगर मान लेते हैं एक वोट देता है तो अगर वहाँ पे इंडियन फिजी है तो उसके वोट का काउंट आधा माना जाएगा, ठीक है। बोलता है एन अफ्रीकन फिजियन, चाइनीज फिजियन या एन इंडियन फिजियन, या तो बोलता है पाकिस्तानी फिजियन। तो हमें याद है हम लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा था तो यहाँ पे जो इंडियन फिजियन होगा उसके वोट का काउंट जो है वो आधा माना जाएगा, और यहाँ पे जो फिजी का होगा उसका यहाँ पे वोट जो है वो एक यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है भाई। चलिए कहानी क्लियर यहाँ तक के, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट have one vote and each vote must have two values, यहाँ पे एक वोट तो दिया जाएगा मगर एक वोट की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर होगी, ठीक है। have two votes and each vote must have one value, 2 वोट देगा मगर उसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर मानी जाएगी। have one vote एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, बताओ एक वोट डालेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी दोस्तों यहाँ पे। या ऑल ऑफ द अबाउ, यहाँ पे या तो सारी चीजें जो है एक जैसी हैं, एक बराबर, ठीक है भाई। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है मुझसे? कहता है जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल, व्हाइट माइनॉरिटी से जिम्बाब्वे को कब यहाँ पे मिलती है इंडिपेंडेंस? 1960s में, 1970s में, 1980s में और 1990s में। तो हम लोग को पता है सर ये जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस जो मिलती है वो मिलती है 1980s में। कब मिलती है दोस्तों? 1980s में, ठीक है भाई। चलिए आंसर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है भाई यहाँ पे? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय, यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रूल तो करती है मगर रूल को कौन डिसाइड करता है? रूल बनाता कौन है? रूलिंग पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या सिटीजन्स राइट? या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, यहाँ पे अब कौन रूल बनाने का काम करेगा? रूलिंग गवर्नमेंट बनाएगी क्या पूरे के पूरे रूल्स? अब रूलिंग गवर्नमेंट तो अभी अभी आई है ना दोस्तों, अभी अभी आएगी तो फिर उसको समय लगेगा उसको कुछ भी करने में। द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अकेले मिलकर बना देता है इसको, या सिटीजन्स राइट की बात करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम लोग बात करें लिमिट्स की तो यहाँ पे हमेशा बात होगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की भी और बात होगी दोस्तों यहाँ पे सिटीजन राइट्स की भी। किसकी बात होगी? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की भी और सिटीजन राइट्स की भी यहाँ पे बात होगी दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे? तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आएगा अब हमारा। चलिए बोलता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है एक अपने आप में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही बात है। और भी अलग अलग टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। तो क्या यहाँ पे क्या बोलता है? जो रूलर्स है वो यहाँ पे इलेक्ट करेगी गवर्नमेंट को और यहाँ पे वो सारे मेजर डिसीजन लेने वाली है, पहली बात। इलेक्शन
offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers। यहाँ पे बोल रहा है इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं ऑफर करता है कि भाई एक चॉइस है और ये फेयर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे लोगों को कि वो करंट रूलर्स को यहाँ पे चेंज कर सकती है। दूसरी बात, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, मतलब एक पूरा सिस्टम है जिसमें यहाँ पे चॉइस जो है वो बताती है हमें कि गवर्नमेंट को लिमिटेड बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स दिए जाए या ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है भाई, तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी में सारी ही बातें जो है वो कंसीडर की जाती है, फेयर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, मेजर डिसीजंस भी लेने को मिलते हैं और यहाँ पे डिग्निटी का भी ख्याल रखा जाता है, बेसिक रूल्स को भी यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका हमारा डी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द करेक्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज आर। या तो डेमोक्रेसी के ये जो स्टेटमेंट दिए गए इसमें से कोई सही होगा या तो कोई गलत होगा। सॉरी, डेमोक्रेसी में बोलता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर्स जो है डेमोक्रेसी में बार बार चेंज होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं फायदा है। कैसे? क्योंकि एक बंदा अगर कंटिन्यूसली यहाँ काम करेगा तो वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा डिक्टेटरशिप। क्या कर देगा? डिक्टेटरशिप। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इसके कारण क्रिएट होती है वहाँ पे इनस्टेबिलिटी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर। डेमोक्रेसी जो है हमेशा हर तरीके से यहाँ बात करता है भैया पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की और पावर प्ले के। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। और कहीं पे भी किसी भी तरीके से यहाँ पे मॉरल वैल्यूज की कोई भी यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है वो नहीं होती है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं यहाँ पे कंसल्टेशन होने के कारण, कंसल्ट करने के कारण यहाँ पे हर चीज में क्या होता है दोस्तों? डिले होता है। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, मतलब यहाँ पे सारी चीजें जो है वो मानी जाए। ठीक है भाई, मतलब कि सारी चीजें सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज बंगाल फेमाइन, जापानीज फेमाइन, चाइना फेमाइन या अमेरिकन फेमाइन। तो वर्ल्ड जो यहाँ पे जो रिकॉर्डेड वर्स्ट फेमाइन है वो लगभग यहाँ पे माना जाता है चाइनीज फेमाइन, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक के क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? बोलता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट होती है। क्यों? इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसीलिए, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसीलिए, पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसलिए, या नन ऑफ द अबव। तो हमें याद रखना है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हमेशा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसीलिए इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी माना जाता है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द। डेमोक्रेसी क्या इंप्रूव करता है? डिग्निटी ऑफ द पीपल। क्या ये डिग्निटी को यहाँ पे इंप्रूव करता है? ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को इंप्रूव करता है, द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे इंप्रूव करता है, या ऑल ऑफ द अबव। या तो इसमें से सारी ही चीज़ों को क्या करता है? इंप्रूव कर देता है। तो डेमोक्रेसी जो इंप्रूव करता है मेनली डिसीजन मेकिंग करता है। क्या करता है दोस्तों? यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को यहाँ पूरी तरीके से इंप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से कहता है कि भाई डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू बिल्ड बिल्डिंग्स। क्या बिल्डिंग बनाने का मेथड बताता है ये? टू फाइट पॉवर्टी। पॉवर्टी से कैसे बचा जाए, मतलब कि जो गरीब हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या डेमोक्रेसी ये बताता है कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, या ऑल ऑफ द अबव। तो डेमोक्रेसी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स को और यहाँ पे डिफरेंसेस को क्या करता है दोस्तों? कम करते चला जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से क्या कहता है भाई? यहाँ पे बोलता है डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल आर इलेक्टेड बाय रूलर्स। पीपल जो है यहाँ पे इलेक्ट करते हैं कौन? रूलर्स। रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर जो है वो यहाँ पे नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। पीपल देमसेल्व्स बिकम रूलर। पीपल जो है यहाँ पे रूलर्स होते हैं, या रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स है उनको इलेक्ट करने का काम जो है वो यहाँ पे लोगों का होता है। तो डेमोक्रेसी का सीधा मतलब ये होता है, ये ग्रीक वर्ड है डेमो और क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट
जो कि मेनली पीपल्स द्वारा इलेक्ट की जाए उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पीपल्स गवर्नमेंट, मतलब कि डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेमोक्रेसी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। ये बोलता है इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड टू द मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर। कब यहाँ पे मिलिट्री कॉप के थ्रू यहाँ पे वो क्या करता है, डेमोक्रेसी को ओवरथ्रोन करता है। वो कब की बात है? तो वो बात है सर 1999 की। ठीक है, अब यहाँ पे वो बन जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। धीरे धीरे करके वो यहाँ पे और सिस्टम में चेंज करता है और एक्सटेंशन ले आता है कॉन्स्टिट्यूशन में 5 सालों का, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकालता है और यहाँ पे जो प्रोविंशियल जो भी छोटी छोटी गवर्नमेंट बनना चाहती है उन सब को यहाँ खत्म करता है और यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप ले आता है और बन जाता है 2002 में यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या बन जाता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, चलिए तो कहानी क्लियर है, 1999 की ये बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। अब हमारे पास आ जाते हैं छोटे छोटे मगर शानदार क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यही तो पूछे जाने वाले हैं और ये आएंगे लगभग 1 मार्क्स के। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ये बोलता है टू व्हाट वाज एलेंडेज गवर्नमेंट कमिटेड इन चिली। ठीक है, अब एलेंडे की जो गवर्नमेंट थी वो चिली में क्या कमिटमेंट करती है? ठीक है भाई, एलेंडेज गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू ग्रेटर रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एलेंडे का जो मेन जो पर्पस था वो क्या था भाई? यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब किसी भी गवर्नमेंट के जो पर्पसेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं वो पॉलिटिकल, या हो सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो हो सकते हैं दोस्तों ये यहाँ पे इकोनॉमिकल, या हो सकते हैं ये। तो किसी भी गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो लगभग इन चीजों से दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड होता है। हम लोग को बस ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए क्लियर, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है टू व्हाट वाज वेलेसास गवर्नमेंट कमिटेड इन पोलैंड। जो वेलेसा गवर्नमेंट थी पोलैंड में वो क्या यहाँ पे कमिट करती है हमें बताना है। वेलेसास गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू एज लिटिल रोल एज वाज पॉसिबल। अब यहाँ पे वेलेसा की गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे गवर्नमेंट में, यहाँ पे लोगों के हाथ में पावर है, लोग जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why do we need a definition? अब हमें किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों होती है? We need a definition when we counter a difficulty in everyday use। अगर मान लेते किसी भी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, एवरीडे यूज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तभी जाके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पे डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हर जगह एक जैसी और कॉमन यूज़ होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेनली डेफिनेशंस का दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। What form of government democracy is? यहाँ पे बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी वाली है वो कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किस तरीके से ये यहाँ पे काम करती है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें यहाँ पे रूलर्स को हमेशा इलेक्ट करके लाया जाएगा, ना कि सेलेक्ट करके लाया जाएगा। ठीक है भाई, और इलेक्ट और सेलेक्ट को हम लोग ऐसे इस तरीके से हम लोग समझे तो भाई इलेक्शन ही कहीं ना कहीं इलेक्शन ही जो है इलेक्ट करने का प्रोसीजर है। ठीक है, और इसके लिए इंडिया में बनी हुई है दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यूनियन लेवल पे इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इनके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट लेवल पे तो यहाँ पे होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर।
ठीक है भाई, चलिए, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक के भी पूरा का पूरा होल्ड करता है। तो यहाँ पे इलेक्शन जो है ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, ये दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंडिया में होता है। ठीक है भाई, चलिए, स्टेट एनी वन नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक कंडीशन बताएं तो इलेक्शन इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्शन का। डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन ना हो तो ये काम ही यहाँ पे ना कर पाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार जी। कौन है, एग्जाम में याद रखना है दोस्तों, कौन है, राजीव कुमार। ठीक है भाई, चलिए, तो इन्हीं के हिसाब से सारे जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है वो इन्हीं के हिसाब से हो रही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इस समय पे कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट जो है काम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव काम नहीं करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया उसको आप उसकी पोस्ट से नहीं हटा सकते, या तो 6 साल हो जाए या तो यहाँ पे 65 साल जाए, तभी जाके आप इसको यहां पे हटा सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू वी हैव इलेक्शन इन अ मोनोक्रेसी वेयर द किंग्स इज ऑल पावरफुल, क्या हम लोग मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या जहां मोनोक्रेसी होती है क्या हम लोग वहां पे भी क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कर सकते हैं क्या? देयर कैन बी नो इलेक्शन। मोनोक्रेसी का मतलब ही होता है जहां पे हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चले, जहां पे क्रोनोलॉजी सिस्टम ही ऐसा बनाओ कि भाई जो किंग है उसके बाद प्रिंस जो है, प्रिंस आगे चल के यहाँ पे किंग बनेगा। तो ये जो सिस्टम बनाया गया पूरा तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि मोनोक्रेसी में क्या इलेक्शन हो सकता है। हम मना कर रहे हैं कि मोनोक्रेसी में इलेक्शन होता ही नहीं है, यहाँ पे किंग जो है वो यहाँ पे हेरिडेटरी होता है। ठीक है, देयर कैन बी नो इलेक्शन इन अ मोनोक्रेसी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्शन मोनोक्रेसी में नहीं होगा, हेडेड बाय अ रियल पावरफुल किंग, और यहाँ पे जो किंग होगा वही पावरफुल सब कुछ माना जाएगा। ठीक है, डज द आर्मी रिजाइम परमिट इलेक्शन, क्या यहाँ पे आर्मी रिजाइम जो है वो परमिट करती है इलेक्शन को? वेयर इट रूल्स थ्रू द गन, यहाँ पे बात हो रही है कि जहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है, मतलब सीधी बात हो रही है मिलिट्री डिक्टेटरशिप की, तो क्या वहाँ पे कोई इलेक्शन हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, नॉर्मली नॉट। द आर्मी जनरल में अलाउ इलेक्शन ओनली टू लेजिटिमेट हिज रूल, उसको अगर लगेगा कि मुझे इलेक्शन करवाना चाहिए तो वो करवाएगा, अदरवाइज वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्शन यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा। ठीक भाई, क्लियर? यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। बोलता है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड डेमोक्रेसी हैज कम अप, यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो आया कहाँ से, तो हमें पता है सर ये ग्रीक वर्ड है, डेमोन्स और क्रेटिया। ठीक है, इटमोलॉजी, डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। अब यहाँ पे देखें तो डेमोक्रेसी जो है 2 ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, डेमोस और क्रेटिया। ठीक है, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रेटिया का मतलब रूल बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दस इटमोलॉजिकली डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, ऐसे देखा जाए तो इसका मतलब हो गया डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है, क्या कहता है? हाउ डिड अब्राहम लिंकन डिफाइन डेमोक्रेसी, डिफाइन करने के लिए अब्राहम लिंकन ने कौन से शब्दों का इस्तेमाल करा कि डेमोक्रेसी क्या है? ठीक है, डेमोक्रेसी लिंकन हैड सेड इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, गवर्नमेंट जो कि यहाँ पे लोगों की होगी, लोगों के लिए होगी और लोगों से होगी, इसको कहा गया अब्राहम लिंकन की लैंग्वेज में डेमोक्रेसी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आते हैं। ये कहता है डज होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन, यहाँ पे इलेक्शन को अगर होल्ड करना हो तो इंश्योर डेमोक्रेसी इन ए कंट्री, मतलब वहां डेमोक्रेसी है तो ही इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र का मतलब ये हुआ, लोगों का तंत्र का मतलब हुआ पीपल्स सिस्टम, तो सिस्टम तो तभी बनेगा जब वहां पे होंगे लोग। तो इलेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो होना चाहिए वहां पे डेमोक्रेसी। क्या होनी चाहिए दोस्तों? डेमोक्रेसी। सर्टेनली नॉट, सलाजार अलाउड इलेक्शन इन पोर्चुगल वंस फॉर अ वाइल, यहाँ सलाजार जो था उसने एक बार यहाँ पे इलेक्शन करवाने दिया था, बट देयर वॉज नेवर अ
दैट टाइम व्हेन द अपोजिशन पार्टीज वॉन अ सिंगल सीट, मगर उसके अगेंस्ट में जो भी खड़े होते थे वो एक भी सीट यहाँ पे नहीं जीत पाते थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट्स भी होते हैं दोस्तों, कि डेमोक्रेसी होने के बाद भी उन लोगों के पास यहाँ पे पीयर फॉर्म ऑफ यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो तो होता है, मगर यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन में सीट्स की तो उनको एक भी सीट्स दोस्तों यहाँ पे नहीं मिल पाती। ये तो सालाजार की बात हुई दोस्तों यहाँ पे पोर्चुगल की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए समझते हैं। व्हाई इफ is more likely that decisions are wrong in dictatorship than under democracy। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिक्टेटरशिप में डिसीजन जो है वो रॉन्ग होते हैं एंड दैट देन अंडर अ डेमोक्रेसी। ठीक है, कैसे? अंडर डिक्टेटरशिप, मोनार्की और मिलिट्री रूल द रूलर्स डू नॉट इन्वॉल्व पीपल एज एन ऑल इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे जब भी डिक्टेटरशिप की बात होगी तो किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन को, पीपल को, सिटीजन्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा अगर वो तानाशाह होगा, अगर वो यहाँ पे डिक्टेटर होगा। तो डिक्टेटर यहाँ किसी भी पर्सन को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते, वो खुद यहाँ पे डिसीजन लेना यहाँ पे पसंद करते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई दैट द डिसीजन देयर आर लाइकली टू बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिसीजंस में भी वहाँ पे रॉन्ग हो सकते हैं, इसीलिए किंग जो है वो अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेने का काम करता है। आगे बोलता है व्हाई परफेक्ट इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। अब यहाँ बोल रहा है कि सोसाइटी में एकदम परफेक्ट इक्वालिटी जो है वो हर जगह हमें क्यों नहीं देखने को मिलती है। परफेक्ट इक्वालिटी डज नॉट राइट एग्जिस्ट इन एनी सोसाइटी। किसी भी जगह पर ये परफेक्ट इक्वालिटी जो है हम लोगों को इसीलिए नहीं दिखती बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटीज अमंग पीपल इन वेल्थ। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि इनइक्वालिटीज इन द वेल्थ कैसे है, तो कुछ लोग वेरी रिच है और कुछ लोग वेरी पुअर है। सोशल स्टेटस की बात करें तो कुछ लोग समाज में कुछ अच्छे स्टेटस पे पहुँच गए, कुछ लोग समाज में बहुत बुरी स्थिति में है। एंड पोजीशंस की बात करें, इनफैक्ट परफेक्ट इनइक्वालिटी इज नेवर पॉसिबल। परफेक्ट इनइक्वालिटी भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे स्टेटस की बात करें, सोशल स्टेटस की बात करें, इकोनॉमिकल सिस्टम की बात करें, या हम लोग यहाँ पे बात करें कि लोगों के मेंटल स्टेटस की, वो भी ऊपर नीचे होने के कारण कभी भी परफेक्ट इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई आर द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव इन डेमोक्रेसी। यहाँ पे बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे हमेशा रेस्पॉन्सिव क्यों होती है ऐसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब हमें पता है इलेक्शन में क्या होता है, जो लीडर आया है वो गवर्नमेंट में जब आया है तो किसी ना किसी लोगों के इलेक्शन के थ्रू आया है। लोगों ने जब उसको भेजा है तो जाहिर सी बात है लोग तो आपसे पूछेंगे ना भाई कि ये जो पैसा दिया गया था, ये जो प्लान बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, ये पैसा दिया गया था वो कहाँ खर्चा हुआ है। तो ये बोलता है एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अ डेमोक्रेसी हैज टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द पीपल। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यार सपोर्ट ऑफ द पीपल को सिक्योर करने की बात हो रही है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी इंसेंसिटिव टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। और यहाँ पे जितनी भी बात है वो सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ी हुई है, लोगों से जुड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट में लोग आएंगे, डेमोक्रेसीज में लोग आएंगे, लीडर्स आएंगे, वो हमेशा रिस्पॉन्सिव रहे, अकाउंटेबल रहे, लेजिटिमेट रहे। किसके लिए दोस्तों? तो वो रहे पीपल्स के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है गिव एनी वन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक पर्टिकुलर किसी पर्सन की डेफिनेशन बताइए। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन थी डिफाइन डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ऐसे कहा गया है कि जो गवर्नमेंट बनती है वो ऑफ द पीपल होती है। ठीक है, थ्रू पार्टिसिपेशन पीपल कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स के पार्टिसिपेशन से बनी है। बाय द पीपल थ्रू द यूज ऑफ देयर राइट्स। यहाँ पे पीपल्स क्या करेंगे? अपने राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल देयर रूलर्स। और यहाँ पे राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ये क्या है? कंट्रोलिंग बॉडीज तो है। कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। ठीक है ना भैया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी तो यही है। कहीं ना कहीं कहा गया कि जो लोगों ने गलती करी, जो लीडर ने गलती करी, उसको यहाँ पे समझाया जाए कि ऐसी गलती यहाँ पे ना हो। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं भैया आर्टिकल नंबर 32 में यूज किया जाता है। ठीक है, रिट्स कहा जाता है फॉर द पीपल सच दैट द गवर्नमेंट रूल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट रूल्स बनाए जा रहे हैं वो हमेशा वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए बनाए जा रहे हैं। कभी भी रूल लीडर के लिए नहीं बनाया जाता है या पॉलिसीज रूलर के लिए नहीं बनाई जाती।
वाई डू वी नीड ए डेफिनेशन ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, क्यों हमें डेफिनेशन चाहिए किसी कॉन्सेप्ट की? वी नीड ए डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट सो दैट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन देना जरूरी है। डेफिनेशन क्लैरिफाइज द मीनिंग, डेफिनेशन क्या करती है? क्लैरिफाई करती है किसी भी चीज के मीनिंग को। फॉर एग्जाम्पल द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एटमोलॉजिकली मीन्स दैट इट इज द रूल ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे बोला है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये क्लियर करती है हमें कि यहाँ पे रूल जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसका है? लोगों का है। और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? तो एक ग्रीक वर्ड है। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, या तो हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट रूल बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के हमें समझ में आ गया कि डेफिनेशन हमें क्यों जरूरी है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हर चीज़ की डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि सारी बातें सभी लोगों को एक जैसी उसके बारे में समझ में आ जाए। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक जैसी बात समझ में आ जाए, इसीलिए डेफिनेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स पीपल इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी में हमेशा लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है जब वो गवर्नमेंट बनती है तब। हाउ डू द पीपल फॉर्म गवर्नमेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि पीपल किस तरीके से गवर्नमेंट को यहाँ पे फॉर्म करती है, मतलब प्रोसीजर पूछा जा रहा है कि सरकार बनती कैसे है। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। डेमोक्रेसी इंडीड मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब होता है गवर्नमेंट जो बनेगी वो बनेगी हमेशा लोगों के थ्रू। ठीक है, पीपल फॉर्म गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन, और पीपल जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो किसके थ्रू बनाएंगे दोस्तों? इलेक्शन के थ्रू बनाएंगे। पीरियोडिक इलेक्शंस आर कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे पीरियोडिक इलेक्शन जो है वो कंडीशन है डेमोक्रेसी की। अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन, वो हमारे यहाँ 5 साल में होगा। विधानसभा इलेक्शन जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस बोलते हैं, असेंबली इलेक्शंस बोलते हैं, वो होते हैं 5 साल में। अगर हम लोग पंचायत के इलेक्शन बोलते हैं, म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन होते हैं, तो वो भी लगभग 5 साल में होते हैं। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं यूनिटरी है सिस्टम पूरा कि हर 5 साल में दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन होने ही होने हैं। बट हम लोगों ने एक्सेप्शन देखा, जैसे मैक्सिको नाम की कंट्री में, मैक्सिको में 6 साल में होता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज होगी जहाँ पे या तो हो सकता है 2 साल में होता है, 10 साल में हो सकता है, 5 साल में होता है। तो हर कंट्री का अपना एक खुद का सिस्टम होता है, उसके हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर करवाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्शन हैव टू बी, क्या क्या चाहिए भाई इलेक्शन में। पहली कंडीशन है कि ये फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, आफ्टर डेफिनेट पीरियड, मतलब क्लियर होना चाहिए कि इस पीरियड के बाद इलेक्शन होगा। नहीं तो क्या होगा कि वो जो सीट है उस पर वो रिजर्व अपने आप को समझने लगेगा, वो समझने लगेगा कि ये सीट जो है वो परमानेंट है मेरी, और यहाँ कहीं ना कहीं मिलिट्री रूल, डिक्टेटरशिप, या यहाँ डेस्पोटिज्म सिस्टम, या हम लोग यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी या ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे काम कर रही है, ऐसा हम लोग यहाँ पे फील करने लगेंगे। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी इलेक्शन देने आए वो एक मिनिमम एज, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़े। ठीक है भाई, यहाँ कोई मैक्सिमम एज नहीं होगी इलेक्शन के लिए। दूसरा यहाँ पे उसके लिए सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि उससे किसी भी तरीके का पैसा ना लेना है ना देना, मतलब इलेक्शन के लिए उसे कुछ भी नहीं करना, उसको सारी चीज़ें एज अ राइट टू वोट यहाँ पे उसको डिलीवर की जाती है। ठीक है भाई, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन, अगर मान लेते हैं उस जगह पे इलेक्शन नहीं होता है तब डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ मतलब डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहाँ पे। इट कैनॉट फंक्शन सक्सेसफुली, अब यहाँ पे वो किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी डेमोक्रेसी, इसीलिए वहाँ पे इलेक्शन होना दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इलेक्शन के यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा डेमोक्रेसी का। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल फ्रीडम। अब यहाँ पे पूछता है कि ये पॉलिटिकल फ्रीडम होता क्या है, हाउ डज इट हेल्प द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, ये किस तरीके से मदद करता है आपके डेमोक्रेसी को फंक्शनिंग करने में, आपके डेमोक्रेसी को चलाने में। ठीक है, यहाँ बोलता है पॉलिटिकल फ्रीडम मीन्स फ्रीडम गिवन टू द पीपल। अब यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो फ्रीडम दी गई है वो किसको दी गई है दोस्तों, यहाँ पे पीपल्स को दी गई है। ठीक है, इन मैटर रिलेटिंग टू डेमोक्रेटिक फंक्शन, अब यहाँ पे बोल रहा है डेमोक्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी की सारी किसको याद रखनी है भैया, तो वो लोगों को याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में आपको फ्रीडम तो दे दी गई, अब आपका बिहेवियर जो है वैसा होना चाहिए।
functioning of the government. Political freedom implies right of the people to have their opinions. अब यहाँ पर political freedom में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ पे वो अपनी opinions को जो है वो यहाँ पे implies कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, opinion को implies कर सकते हैं. Their right to express those opinions and demonstrate their political action in the form of procession. अब यहाँ पे जो भी इन लोगों ने opinion दिए हैं उसको express किया जाएगा, लोगों तक के पहुँचाया जाएगा और ग्राउंड लेवल पे उसको यहाँ पे इंपोज किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा. ठीक है. व्हेन पीपल आर नॉट परमिटेड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अगर मान लेते हैं पीपल्स को यहाँ राइट ही नहीं दिया जाए कि वो यहाँ पे अपने ओपिनियंस को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस वीकन्स डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज. अब इसके कारण क्या होगा, ट्रेंड और टेंडेंसीज जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वीकर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो चुका है. द हाउस अरेस्ट ऑफ ऑंग सांग सू की, ये कहाँ की थी, तो ये थी दोस्तों यहाँ पे म्यांमार के. ठीक है. डज नॉट फिट इन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, और ये आंग सांग सू की जो थी वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में यहाँ पे क्या नहीं हुई, फिट नहीं हो पाई, तो उनको क्या कर दिया गया दोस्तों, हाउस अरेस्ट कर दिया गया. कहाँ पे भाई, म्यांमार में. ठीक है भाई. चलिए अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है हमसे, लॉन्ग क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग. नंबर 1, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम लोगों को समझाइए. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर मैं किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा जो कि देश के अगेंस्ट में हो जाए. किसके अगेंस्ट में हो जाए दोस्तों, देश के अगेंस्ट में. ठीक है. चलिए हम लोग समझते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को. सिटीजन्स हैव फ्रीडम ऑफ ओपिनियन. सिटीजन्स जो है वो कहीं ना कहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की. पहली बात एक्सप्रेशन एंड डिस्कशंस की, तो ओपिनियन भी रख दिया उन लोगों ने, फिर उस बात को एक्सप्रेस भी कर दिया और उस पर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी कर दिया. दे कैन क्रिटिसाइज ऑफिशियल्स. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें पावर क्या आती है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल जो सिस्टम है उसको, गवर्नमेंट और द सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर. और यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं कि समाज में यहाँ पे हमारे लिए क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली हमारे लिए यहाँ पे क्या हो रहा है. यही सब ड्रॉबैक्स बताने का ही काम तो होता है राइट टू एक्सप्रेशन, या हम लोग बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. दे कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज मीटिंग्स. अब इन सब चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए पूरी तरीके से एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कैंपेन किए जा सकते हैं, मतलब लोगों की बातों को रखा जा सकता है साथ में ऑन पब्लिक इश्यूज, और डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट गवर्नमेंट, और यहां चाहे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, बट इन अ पीसफुल मैनर, नॉट विद द हेल्प ऑफ आर्म्स. ठीक है. आर्म्स की मदद से नहीं करना है दोस्तों, बिना आर्म्स के आपको यहाँ पे कैंपेनिंग करना है या किसी के अगेंस्ट में बात करनी है. ठीक है भाई. चलिए आगे बढ़ते हैं. फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं. इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी रखना. ठीक है भाई. सिटीजन्स हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. सिटीजन जो है वो एक्सेस करते हैं किसकी, इंफॉर्मेशन की बात. ठीक है. अबाउट कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, कहाँ पे भैया, इलेक्शन कैंडिडेट्स की बात हो रही है. दे कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये अलग अलग सोर्सेस से यहाँ पे इकट्ठा की जाती है. गवर्नमेंट कैन नॉट हैव मोनोपोली. अब गवर्नमेंट की जो है वो मोनोपोली नहीं है कि वो यहाँ पे खुद से ही सारे काम कर ले, यहाँ पे सबको इन्वॉल्व करके यहाँ पे काम करना जरूरी होता है. ऑन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉ शैल प्रोटेक्ट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. लॉ कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कि अल्टरनेटिव जो है वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी और गवर्नमेंट के लिए भी. ठीक है भाई. चलिए तो ये क्या कहा हम लोगों ने भैया, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करी. ठीक है. आगे बात करते हैं फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन. आप ग्रुप बना सकते हैं मगर यहाँ पे देश के अगेंस्ट में ग्रुप नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा चलोगे, देश के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए. ठीक है. सिटीजन्स हैव राइट टू फॉर्म, ज्वाइन और क्विट एसोसिएशन. यहाँ पे सिटीजन जो है वो यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और क्विट कर सकते हैं किसी भी एसोसिएशन को. इट इंक्लूड्स अ राइट टू फॉर्म और ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी. अब यहाँ पे जो राइट्स है फॉर्म करने के और यहाँ ज्वाइन करने के पॉलिटिकल पार्टी, ये कहीं ना कहीं अपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसीज को.
और टू कंटेस्ट इलेक्शन इन अपोजिशन टू द रूलिंग पार्टी, और यहाँ पे क्या बोलता है, और टू कंटेस्ट इलेक्शन इन अपोजिशन पार्टी इन द रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पे अपोजिशन की भी बात हो रही है, रूलिंग की भी बात हो रही है, मतलब अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के खिलाफ बहुत सारी बातें यहाँ पे कर सकती है। अपोजिशन शैल हैव 8 इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपोजिशन जो है वो यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे एक 8 होना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का, मतलब लोगों को हर तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। टू इंक्रीज पॉपुलर सपोर्ट और गेन पावर थ्रू इलेक्शन, और यहाँ पे बोल रहा है क्या, पॉपुलर सपोर्ट मिले और यहाँ पे पावर मिले किसके थ्रू भैया, इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, कहानी क्लियर यहां तक के। चलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए राइट ऑन द फॉलोइंग, ये कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ सबसे पहले बोलता है दोस्तों फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए तो फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। पीपल हैव फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीव एंड रिलीजन। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रीडम मिलता है किसका भैया, फेथ का, बिलीव का और रिलीजन का। ठीक है, दोज हु बिलोंग टू एथनिक माइनॉरिटी, जो बिलोंग करते हैं यहाँ पे एथनिक माइनॉरिटी से, हैव द राइट्स टू फॉलो देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे जिनका पूर्वजों का सिस्टम चल रहा है वो यहाँ पे सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेके यहाँ पे कंटिन्यूसली चलते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन स्पीक देयर लैंग्वेज, अब यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं बोलते हैं किसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में। रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन फ्रीली फॉलो एंड प्रोफेस देयर रिलीजन, अब यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी जो है ये फ्रीली प्रोफेस करते हैं किसी भी तरीके से रिलीजन को। पर्सन्स हु बिलोंग टू माइनॉरिटीज एंजॉय राइट्स, अब यहाँ पर्सन जो बिलोंग करते हैं माइनॉरिटीज को वो एंजॉय करते हैं यहाँ पे राइट्स को। ठीक है, अवेलेबल टू एनी अदर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और ये किसकी बात हो रही है, तो जिस भी सिटीजन्स के पास ये सारे राइट्स अवेलेबल है उन सब को यहाँ पे एंजॉय किया जाता है, पर्टिकुलरली कल्चर के या हम लोग बात कर रहे हैं रिलीजन के बेसिस पर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम्स की। स्टेट डज नॉट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवल, अब यहाँ पे स्टेट जो है एक स्टेट दूसरे स्टेट पे यहाँ पे ट्रैवलिंग पे किसी भी तरीके का बैरियर नहीं लगा सकता, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। ठीक है, चॉइस ऑफ रेसिडेंस, कोई भी किसी भी जगह यहाँ पे रह सकता है। एंड चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे बोल रहा है किसी भी तरीके का कोई भी रोजगार यहाँ पे कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिटीजन्स हैव एन इक्वल राइट टू सीक एडमिशन इन कॉलेजेस, यहाँ पे सिटीजन जो है उनके पास इक्वल राइट होता है ताकि वो किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सके और रिक्रूटमेंट ले सके जॉब्स में। दे कैन एक्वायर और सेल प्रॉपर्टी, वो चाहे तो यहाँ पे एक्वायर भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी, मतलब खरीद भी सकते हैं और प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। दे कैन एस्टैब्लिश प्राइवेट बिजनेसेस, और वो चाहे तो यहाँ पे प्राइवेट बिजनेसेस को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दे कैन रीड एनी बुक ऑफ देयर चॉइस, वो किसी भी किताब को यहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से उसको सीख सकते हैं। गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज बैन ऑन द डिस्कशन ऑफ आइडियाज, और गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से उनके जो भी आइडियाज है उसको यहाँ पे बैन नहीं किया जा सकता। ये होती है दोस्तों इंडिविजुअल फ्रीडम की बात। किसकी बात होती है दोस्तों, यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होता क्या है, मतलब यहाँ सारी पावर जो है किसके हाथ में है दोस्तों, पीपल्स के हाथ में, ये तो आपको पता है। और पीपल्स गवर्नमेंट मतलब कि सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट पीपल्स के लिए ही बना रही है और पीपल्स के अकॉर्डिंग सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस चलता है। ठीक है भाई, ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड एज इक्वल अंडर द लॉ, यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब को क्या करा जाएगा भैया, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, लॉ प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम अनजस्टिफाइड डिटेंशन। ठीक है, लॉ प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं सिटीजन्स को अनजस्टिफाइड डिटेंशन से। मिलिट्री एंड पुलिस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब यहाँ पे ये बोलता है कि मिलिट्री और पुलिस जो है दोनों ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीपल ने उस लीडर को यहाँ पे इन सब के टॉप लेवल पे बिठाया है। मिलिट्री एंड पुलिस कैन नॉट टेरराइज और टॉर्चर दोज हु अपोज गवर्नमेंट, अब यहाँ पे पीपल या तो यहाँ पे पुलिस जो है या मिलिट्री किसी को भी टेरराइज या टॉर्चर नहीं कर सकती जो कि अपोज कर रहा है गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट भी उन्हीं ने चूज करी है, जब गवर्नमेंट उन्हें चूज करी है तो जाहिर सी बात है कि वो अपोज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट कोर्ट इफेक्टिवली प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप राइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कोर्ट्स है मतलब जुडिशरी हमारे इंडिपेंडेंट होती है और उसके कामों में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट कोर्ट्स इफेक्टिवली प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप राइट्स, डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स आर रिस्पेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय दोज इन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं
कोर्ट से, उसको रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया जाता है, उसको एनफोर्स किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यहाँ इन तीनों के बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम भी होता है। जुडिशरी स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती है, इंडिविजुअल बॉडी की तरह यहाँ पे काम करती है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कैन यू आइडेंटिफाई सम फीचर्स नेसेसरी फॉर एनी कंट्री टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पे जो भी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ फीचर्स हम लोगों को बताना है डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में। देयर आर इंडीड सर्टेन फीचर्स विच आर नेसेसरी फॉर एनी कंट्री। बहुत सारे फीचर्स है जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टू बी कॉल्ड एज द डेमोक्रेटिक, तभी हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी। कैसे? पहला, some of these are, there should be rights for the citizens, rights nominal but actually available। यहाँ पे rights होने चाहिए, यहाँ पे rights पूरे होने चाहिए और यहाँ पूरी तरीके से rights मिलने चाहिए। rights जो है वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए लोगों के लिए। यहाँ पे जो बेसिक राइट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री शुड नॉट ओनली प्रोवाइड दीज राइट्स, इट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट। बस ये राइट्स देने से काम नहीं चलेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल तक के भी सारे राइट्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड ऑल्सो प्रोवाइड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर्स एज वेल। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और प्रोसीजर्स को एज वेल। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहाँ तक के समझ में आ गई, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, आर इलेक्शंस नेसेसरी कंडीशन इन ए डेमोक्रेसी, गिव आर्ग्यूमेंट। क्या इलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है? बिना इलेक्शन के किसी भी तरीके से काम नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। डेमोक्रेसी का ऑक्सीजन सिस्टम जो है वही इलेक्शन है। ठीक है भाई, इलेक्शन इंडीड आर नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी डेमोक्रेसी। इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए। इनफैक्ट इलेक्शंस अलोन डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द नॉन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे इलेक्शन ही बताता है कि क्या डेमोक्रेसी होगा और क्या यहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी होगा। इन अ नॉन डेमोक्रेसी सच एज इन मिलिट्री रूल और इन नॉन पार्टी देयर आर नो इलेक्शन। यहाँ पे अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात करें, ऑटोक्रेसी, मोनार्की की बात करें, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। इफ देयर आर इलेक्शन दे आर नॉट फ्रीक्वेंट। अगर इलेक्शन होगा भी तो वो फ्रीक्वेंटली नहीं होगा। नॉट फेयर एंड नॉट इवन फ्रीयर। ना तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ना ट्रांसपेरेंट होगा और ना यहाँ पे प्रायोरिटी किसी को दी जाएगी। ठीक है, सलाजार ऑफ द पोर्चुगल डिड अलाउ 1 month ऑफ द कैंपेनिंग बट देयर वर लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ अपोजिशन लीडर विनिंग द इलेक्शन। अब यहाँ पे ये सलाजार जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं पोर्चुगल के, उसने 1 महीना दिया मगर किसी भी तरीके की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनी कि उस पर्सन को यहाँ पे हराया जा सके। ठीक है भाई, चलिए तो कहानी यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो रही है। इलेक्शंस आर नेसेसरी बट इफ द पावर इज नॉट गिवन टू दोज हु विन इलेक्शन देयर कैनॉट बी डेमोक्रेसी इन सच कंट्रीज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा उसको हम लोग डेमोक्रेसी किसी भी हाल में किसी भी तरीके से नहीं बोल सकते। आंग सांग सूकी की बात करें जो कि म्यांमार की, वॉन इलेक्शन इन बर्मा नाउ म्यांमार इन 1990 बट शी वॉज नॉट गिवन पावर, इंस्टेड शी वॉज पुट अंडर द हाउस अरेस्ट। अब यहाँ पे वो जीत तो गई मगर उसको पावर नहीं दिया गया और उसको कर दिया गया हाउस अरेस्ट। इलेक्शन इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी सो टू एनेबल देम टू कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन क्या देता है भाई? कंपटीशन देता है और कंपटीशन ही प्रूव करता है कि बेस्ट पार्टी या बेस्ट लीडर दोस्तों यहाँ पे कौन सा होना चाहिए। तो ये इलेक्शन जो है ये ट्रू स्पिरिट है कहीं ना कहीं किसकी भाई? तो ये है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ट्रू स्पिरिट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है इन चाइना ओनली द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कैन पुट अप कैंडिडेट। अब यहाँ पे रूलिंग पार्टी आपको पता ही है कि वही अपने कैंडिडेट को पुट करेगी। ठीक है भाई, 2 और मोर। हाउ कैन वी कॉल सच अ सिस्टम एज डेमोक्रेटिक वन? डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इलेक्शन। डेमोक्रेसी में जरूरत है इलेक्शन के। फ्री एंड फेयर फ्रीक्वेंट इलेक्शन वेयर पीपल आर एबल टू रिमूव दोज इलेक्टेड एंड इंस्टॉल नीड लीडर्स इन द पावर। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन ही सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हम लोग वहां बात कर रहे हैं दोस्तों डेमोक्रेसी के। तो चलिए हम लोग अभी ये सफरनामा के एक अगले पड़ाव पे आ गए, एक अगले स्टेप पे आ गए जिसको हम लोग बोलते हैं एजर्शन और रीजंस। ठीक है भाई, चलिए ये बोलता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन एंड रीजन वाज गिवन एंड
assertion के बाद रीजन दिया जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले कहा गया यहाँ पे अ रेफरेंडम वाज हेल्ड इन पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान मतलब सीधा परवेज मुशर्रफ पे आ गए आप। अक्टूबर 1999 की बात हो रही है जहां पे उसने ओवरथ्रोन कर दिया था गवर्नमेंट को, मिलिट्री डिक्टेटरशिप ले आई थी वहां पे। वॉज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर 2002। तो रेफरेंडम जो है वो 2002 में आता है यहाँ पे। ठीक है भाई, रेफरेंडम 2002 में आता है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आता है, वो प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड रहता है उसको बढ़ाता है और वह रेफरेंडम लाके खुद प्रेसिडेंट बन जाता है। परवेज मुशर्रफ वॉज ग्रांटेड 5 ईयर एक्सटेंशन एज प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, उसने अपने यहाँ पे जो टर्म था उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया। क्या दोनों बातें सही है? आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या दोनों बातें सही है आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए जो सही है आर जो गलत है, ए जो गलत है और आर जो सही है। तो यहां पे दोनों बातें सही करी गई है, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आता है। बात कंडीशन वही दे के रखिए, मगर हम लोग यहां बात करेंगे असर्शन रीजन क्या दिया गया है। पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए। इन पाकिस्तान द फाइनल पावर आर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स। अब मुझे ये बताओ, जब वहां परवेज मुशर्रफ रूल कर रहा है तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहां से हुई? ठीक है, बोलता है इन पाकिस्तान द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर। और यहां पे जो फाइनल पावर है वो किसी ना किसी मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में रहती है। बिल्कुल सही बात है, मिलिट्री रूल है तो मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में रहेगी। तो ए और आर दोनों तो सही नहीं है, ए और आर दोनों सही नहीं है, मतलब ए और बी ऑप्शन तो नहीं है। ए सही नहीं है तो ए क्या है? गलत है। तो मतलब डी ऑप्शन सही है, ए गलत है और आर जो है यहां पे सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए। तो चलिए सफरनामा में एक नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है भाई, चलिए केस स्टडी में आप लोग एग्जाम में याद रखिएगा मेरे टिप्स कि भाई सबसे पहले जाओ और क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद केस स्टडी पे आओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 50% दिमाग में रहेगा कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों को समराइज करना है पूरा केस स्टडी को। तो याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़ना, उसके बाद ही हमेशा आंसर पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। रीड द सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे बताना है भैया सोर्स दिया गया है और फॉलोइंग जो आपको ये डेटा दिया गया है उसी से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। बिल्कुल सही बात है कि 1999 में अक्टूबर में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है एक मिलिट्री ग्रुप के साथ क्या करता है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को यहाँ पे ओवरथ्रोन करता है। ही ओवरथ्रो अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे वो ओवरथ्रो कर देता है यहाँ पे जो मिलिट्री रहती है, जो गवर्नमेंट रहती है उसको, और यहाँ पे मिलिट्री को एस्टैब्लिश कर लेता है और बन जाता है खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। और यहाँ पे वो आगे चल के बन जाता है प्रेसिडेंट। क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट। एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम। अब यहाँ पे वो प्रेसिडेंट तो बन जाता है मगर वो क्रिएट करता है यहाँ पे एक रेफरेंडम। ठीक है, इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। और इसके कारण क्या मिल जाता है उसको? 5 सालों का एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक है भाई, चले। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करेगी। सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मगर यहाँ पे जो रेफरेंडम करा गया था वो माल प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके से और फ्रॉड तरीके से यहाँ पे किया गया था। ठीक है, इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या करता है, 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को यहाँ पे वो इशू करता है। दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके कारण जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। अब यहाँ पे जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकालता है 2002 में, इसके बाद ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में जो भी यहाँ पे इलेक्शन करके आएगी, इलेक्शन होने के बाद आएगी, उसको ये यहाँ पे डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पे जो भी काम करेंगे सिविलियन कैबिनेट वाले वो सुपरवाइज होगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। हु इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर, जिसको कि डोमिनेट करेंगे मिलिट्री ऑफिसर मतलब परवेज मुशर्रफ के लोग। ठीक है, आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली। अब यहाँ पे इलेक्शन तो हो गए मगर अभी भी किसके अंडर में काम करना है भैया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में काम करना है।
ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ, ठीक है। तो फाइनल पावर जो किसके हाथ में आएगी, वो हमेशा जनरल परवेज मुशर्रफ या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो लोग हैं इनके हाथ में आएगी, मगर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया था यहाँ पे, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो ये कहानी रही पूरी जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में। अब हमें केस स्टडी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। बोलता है व्हाई डिड पाकिस्तानी मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिसाइज जनरल परवेज मुशर्रफ, कहीं ना कहीं जनरल परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट में जाती है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तानी मीडिया। इसका कारण क्या था, मुशर्रफ ओवरथ्रो एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज चीफ एग्जीक्यूटिव, क्या ये कारण था कि मुशर्रफ ने यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। पहली बात, मुशर्रफ चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड हेल्ड अ रेफरेंडम, मुशर्रफ जो है वो यहाँ पे चेंज करता है अपनी डेजिग्नेशन को, बन जाता है प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ रेफरेंडम दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन, और इसके कारण उसको 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, which was based on malpractices and fraud, और ये कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के थ्रू होता है, ठीक है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया और यहाँ पे ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चिढ़े हुए थे इससे। ही वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर, क्या वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था या नन ऑफ द अबव। तो हमें आंसर क्लियर है कि मुशर्रफ जो है वो रेफरेंडम के थ्रू यहाँ प्रेसिडेंट बनता है और यहाँ पे 5 साल का एक्सटेंशन लेता है, मगर जो रेफरेंडम होता है वो भी माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के थ्रू होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है भाई, बोलता है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना भाई यहां से। जनरल परवेज मुशर्रफ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन 1999, बिल्कुल गलत बात कही गई है। इन अगस्त 2002 जनरल परवेज मुशर्रफ अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ये अमेंडेड कर देता है। जनरल परवेज मुशर्रफ हैज़ द अथॉरिटी टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल काउंसिल, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि यहाँ पे वो कैंसिल कर सकता है, डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल काउंसिल असेंबलीज को। जनरल परवेज मुशर्रफ एम्बाइडेड हिमसेल्फ विद द सुप्रीम पावर, तो और सारी पावर जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने पास रख ली थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यह है कि वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बना था 2002 में, ना कि 1999 में वो प्राइम मिनिस्टर बना था, ठीक है भाई। तो आंसर क्या होगा हमारा ए जो है स्टेटमेंट गलत दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान इज सुपरवाइज बाय द, यहाँ पे कौन सुपरवाइज करेगा इसके वर्क को, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या नन ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में ये हुआ था कि जो भी नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जो भी यहाँ पे बॉडीज बनेगी उसको ऊपर से जो संभालने का काम करेंगे वो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे और वो होंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के, ठीक है भाई। तो आंसर हमें क्लियर है, आंसर सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन इन पाकिस्तान, जो पावर है किसके पास भाई, पाकिस्तान के पास, की जो फाइनल डिसीजन ले सकता है, रेस्टेड विथ किसके हाथ में होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल असेंबली, यहां पे बात हो रही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है नेशनल असेंबली उसके उनके थ्रू, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, या तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि है प्रोविंशियल असेंबलीज के, आर्मी ऑफिशियल्स एंड जनरल मुशर्रफ, ठीक है। तो आर्मी ऑफिशियल्स एंड जनरल मुशर्रफ जो है वो फाइनल डिसीजन लेंगे या ऑल ऑफ द अबव, ये चारों ले सकते हैं। तो हमें पता है कि सारी चीजें जो है परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गई है, मतलब आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ जो है वो सारे डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, है ना भाई। चलिए ठीक है, इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी पे। केस स्टडी नंबर 2 आ जाती है और कहानी है भैया जिम्बाब्वे की, किसकी है भैया, जो कि 1980 में क्या होता है, कॉलोनियल रूल से फ्री होता है। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980, सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ, और तब से ही वहां पे एक यहाँ पे रूल करने वाली बॉडी थी जिसका नाम था ज़ानू पीएफ। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, जैसे ही ये आज़ाद होती है तब से ही वहाँ पे रूल करता है रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ज़ानू पीएफ, और इलेक्शन होते तो थे मगर हर बार कौन जीत जाता था भाई, ज़ानू पीएफ मेंबर, मतलब मान लेते ये पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक मेंबर जिसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज
अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलर तो है भाई यहाँ पे, मगर वो कहीं ना कहीं अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आगे चल के हम लोग बात करें तो रॉबर्ट मुगाबे करता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की पावर बढ़ाने के लिए वो बैक टू बैक चेंजेस करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, जिसके कारण ये लोगों के लिए ज़्यादा अकाउंटेबल ना हो, वो अपने काम खुद कर सके। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, जब भी वो इकट्ठा हो और यहाँ पे उनकी मीटिंग जब भी करना चाहते थे तो उसको डिसरप्ट करता या तो वो उसको हरास कर देता। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अब यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट होता है और डेमोन्स्ट्रेशन होता है किसके अगेंस्ट पे, गवर्नमेंट, वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और यहाँ पे जिस भी तरीके से कोई प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको इलीगल माना जाएगा। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, और यहाँ पे लॉ बनाया गया किसी भी तरीके से आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, अब टेलीविजन और रेडियो सब किसके हाथ में आ गए, रॉबर्ट मुगाबे, एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, सिर्फ क्या चलेगा उसमें, रूलिंग पार्टी वर्जन की बात। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट, अगर इंडिपेंडेंट आप न्यूज़पेपर बना रहे हो ठीक है, बट आप यहाँ जानू पीएफ या रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ कुछ भी यहाँ पे छाप नहीं सकते। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस, ही वॉज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, और यहाँ पे जब ये तानाशाही पे आगे बढ़ता चला गया तो इसको आगे चल के 2017 में उठा के यहाँ से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जजेस के भी जो स्टेटमेंट थे उसको भी यहाँ पे चेंज करवाने के लिए कोशिश करता था हर जगह से, ठीक है भाई। चलिए तो अब ये यहाँ पे हम लोगों ने कहानी तो समझ ली। चलिए तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द केस ऑफ जिम्बाब्वे, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो सही दिया गया है केस ऑफ जिम्बाब्वे में, ठीक है। पॉपुलर गवर्नमेंट आर ऑलवेज डेमोक्रेटिक, जितनी भी गवर्नमेंट पॉपुलर होती है वो हमेशा डेमोक्रेटिक होती है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अनडेमोक्रेटिक होती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर जो है ऑटोक्रेटिक होते हैं, या बोथ ए एंड सी इज द स्टेटमेंट जो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ ए और सी यहाँ पे करेक्ट है। पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है जनरली डेमोक्रेटिक होती है, और पॉपुलर लीडर जो होते हैं वो जनरली ऑटोक्रेटिक होते हैं, अपने हिसाब से वो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। ये बोलता है यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस वर अडॉप्टेड अंडर द रूल ऑफ मुगाबे, मुगाबे के अंडर में कौन सी ऑपरेसिव एक्टिविटीज को यूज किया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, ये तो करा गया। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, देयर was a law that limited the rights to criticize the president, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द अबाउट। तो सारे ही यहाँ पे रूल को जो है इंप्लीमेंट करा था रॉबर्ट मुगाबे ने, किसने भाई, रॉबर्ट मुगाबे ने। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट मतलब गलत दी गई है। डेमोक्रेसी ऑल्सो लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की इनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो जो रूल्स बनाती है वो यहाँ पे लिमिट लगाती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे और सिटीजन्स राइट पे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज वॉन एन इलेक्शन, यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं कर सकती कि जो भी उसको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है। इन डेमोक्रेसी रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल कैन नॉट टेक ऑल मेजर डिसीजन, तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों कि जो मेजर डिसीजंस है वो यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन करके आए तो वो डिसीजंस नहीं ले सकते, वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रॉबर्ट मुगाबे, कौन सी बातें सही है यहाँ पे। He always followed a pragmatic approach to benefit the common people, चाहता था कि वो यहाँ पे कॉमन पीपल के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कर पाए, मगर वो अपने रूल्स को भी यहाँ पे सुपीरियर मानता था। He always intended to convert Zimbabwe from a parliamentary democracy into a one party socialist state, और ये बोल रहा है कि ये हमेशा कोशिश करता था कि जिम्बाब्वे जो है वन पार्टी स्टेट बना रहा है।
ही वॉज एन ऑटोक्रेटिक लीडर, ये कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक लीडर था, या बोथ ए एंड सी। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। और इस तरीके से हमारे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्लास 9th के जितने भी मेरे धुरंधर दोस्त हैं उन लोगों के लिए सारी असला बारूद इकट्ठा कर दिया गया है, और जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो सारा दे दिया गया स्टडीज का। अब आपको सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना है। डीपीपीज हो गए, टॉपिक्स हो गए, हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो गए। ठीक है, इस साल टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आया है आपके लिए कुछ स्पेशल फीचर्स, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स, और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग स्टडी मटेरियल की। चलिए, इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इंडिया को पढ़ाने के लिए, इंडिया को बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और लोगों तक के भी इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो मुझे लग रहा है शानदार और जानदार रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।